वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्र आचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, गुजरात, आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो पूरी तरह से रिसर्च के ऊपर आधारित है और ये मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं, बीएससी और एमएससी या बीए और एमए या बीकॉम और एमकॉम, विशेषतः मैं कहूंगा बीएससी और एमएससी के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगकारी हो सकता है, अत्यंत उपयोगी हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस समय एमएससी कर रहे हैं या जो बीएससी करके एमएससी करना चाह रहे हैं और एमएससी के बाद अपना करियर रिसर्च में बनाना चाह रहे हैं। एक अच्छे रिसर्चर कैसे बने? फ्रेंड्स, एक अच्छा रिसर्चर बनना पीएचडी करने के बाद आरंभ नहीं होता, एक अच्छे रिसर्चर का बनना पीएचडी से पहले ही प्रारंभ होता है। फिर मैं इस वाक्य को दोहराऊंगा, एक अच्छा रिसर्चर ठीक है पीएचडी करने के बाद वह दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड करेगा, प्रोजेक्ट्स लेगा, एक बिना किसी तनाव के कार्य करेगा, यह अपने आप में पूर्णतः सत्य है। लेकिन किस तरह का रिसर्चर बनना है यह आपको एमएससी लेवल पर ही तय करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि जो भी साइंस में रिसर्च करना चाह रहा है, ये वीडियो मेरा मुख्यतः है उन पर ही केंद्रित है, लेकिन यदि इसे कला संकाय और वाणिज्य संकाय या विधि संकाय के विद्यार्थी भी सुनेंगे तो उनके लिए हानिकारक नहीं होगा। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी विषय का चुनाव करते हैं, उसमें विषय के चुनाव में आपकी रुचि महत्वपूर्ण होती है। आपने यदि बीएससी किया है, बीएससी आप केमिस्ट्री में, गुजरात के संदर्भ में कह रहा हूं, आपको ये F5 में फर्स्ट ईयर में डिसाइड करना पड़ता है, केमिस्ट्री में करना है, बॉटनी में करना है, जूलॉजी में करना है, फिजिक्स में करना है। नॉर्थ इंडिया की जो अन्य स्टेट्स हैं वहां 3 टियर सिस्टम चलता है, बीएससी तक बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट चलते हैं और तब आप उस विषय का चुनाव करते हैं जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, केमिस्ट्री में करना है, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। यह पूर्ण से है आपकी रुचि पर निर्भर करता है, आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है और करना भी चाहिए। मां बाप की इसमें कहीं दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, यह मैं बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूं। यदि किसी विद्यार्थी का रिसर्च एटीट्यूड है, उसे रिसर्च अपना कैरियर बनाना है, उसके मन में एक जिज्ञासा है, बाय बर्थ भी हो सकती है या बाय एक्वायर्ड भी हो सकती है, किस प्रकार का शिक्षण आपको मिला है और आपकी उस जिज्ञासा को जो बाय बर्थ थी कितना प्रोत्साहन मिला है, शिक्षकों ने कितना प्रोत्साहित किया है, यह किसी विज्ञान के विद्यार्थी के लिए एक आम भूमिका रखता है। जब आप एमएससी करने के बाद रिसर्च की सोचते हैं, सबसे पहला कदम यह होता है कि आप जब भी पीजी कर लें, उसके बाद आपके माता पिता कितने ही सक्षम क्यों ना हो, चाहे महीने का 10 लाख कमा रहे हो, आपको अपने स्टैंड पर ही पीएचडी करनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी भारत सरकार काफी समय से एमएससी के बाद पीएचडी करने के लिए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप देती है। 1980 में जब मैंने एमएससी किया था, जेआरएफ की राशि 400 रुपए थी। मैं भाग्यशाली था, 15 सितंबर को मैंने रिसर्च ज्वाइन की थी और 2 अक्टूबर को फेलोशिप 600 रुपए हो गई थी। वही स्कॉलरशिप आज जूनियर रिसर्च फेलोशिप 37,000 है और सीनियर रिसर्च फेलोशिप 42,000 है। जी हां, यदि महीने के 37,000 जेआरएफ और 42,000 एसआरएफ के रूप में प्लस एचआरए जो सिटी की कैटेगरी पर निर्भर करता है, XYZ एचआरए प्लस एक्स्ट्रा मिलता है, मैं यही कह दूं यही अपने आप में पर्याप्त होगा, तो मैं समझता हूं किसी भी विद्यार्थी का जीवन यापन करने के लिए लगभग उसे 40,000 या एसआरएफ में 46,000 रुपया मिलता है, कम नहीं है। इसलिए रिसर्च करना कोई बहुत कठिन कार्य है। रिसर्च के संदर्भ में यह सत्य हो सकता है
लेकिन स्कॉलरशिप के संदर्भ में यह सत्य नहीं है। जी हां, आपको अपने एमएससी और बीएससी के सिलेबस के आधार पर एक परीक्षा होती है नेशनल लेवल की, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता योग्यता। कला और वाणिज्य के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये कंडक्ट करती है और विज्ञान के क्षेत्र में सीएसआईआर कंडक्ट करता है। वर्ष में पहले एक बार होती थी, अब 2 बार हो गई है, या हो सकता है भविष्य में अतिशीघ्र 3 बार भी हो जाए। यह विद्यार्थियों की सुविधा के लिए किया गया है ताकि विद्यार्थियों का समय व्यर्थ ना हो। यदि आप जेआरएफ और एसआरएफ लेना चाहते हैं, आपको नेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एमएससी से इस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप नेट के एग्जाम को क्लियर करें। यदि गवर्नमेंट महीने का 37,000 या 2 साल के बाद एसआरएफ 42,000 प्लस एचआरए देगी तो उसके लिए परीक्षा भी थोड़ी सी कठिन जरूर होगी। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां 60 या 70 एमएससी के विद्यार्थी सभी जेआरएफ के लिए नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नेट का एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद एक प्रचुर मात्रा में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने उपस्थित होंगी। आप पीएचडी के लिए किस संस्थान का चुनाव करते हैं? यदि आपको एक अच्छा रिसर्चर बनना है, यह मैं पहले स्पष्ट कर दूं, अच्छा रिसर्चर बनने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट और उस इंस्टीट्यूट में एक अच्छे गाइड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं, आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाएं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाएं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाएं, अनेक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ मैंने नाम ले लिए हैं, दिल्ली, बनारस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है। या आप किसी अनुसंधान प्रयोगशाला में, जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, लगभग 39 प्रयोगशालाएं हमारे देश में हैं। कई बार मैंने पहले भी ये बात कही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, उसमें भाभा अनुसंधान केंद्र एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अतिरिक्त अनेक प्रयोगशालाएं हैं डीएसटी की। आईपीआर, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं समझता हूं फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी आईपीआर से पीएचडी करने की हो सकती है। पीआरएल, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो फिजिक्स की एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेबोरेटरी दिल्ली में है। एनसीएल, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे, ये सीएसआईआर की या डीएसटी की ऐसी लेबोरेटरी हैं जहां आपको प्रचुर मात्रा में संसाधन, उपकरण उपलब्ध होते हैं। आप बहुत सुगमता से अथक प्रयास करके बहुत अच्छा शोध कार्य कर सकते हैं। यहां मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, यदि कोई विद्यार्थी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाता तो क्या वो पीएचडी नहीं कर सकता? इसका आंसर है जी नहीं, पीएचडी कर सकता है। लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान या प्रयोगशालाएं हैं जो केवल नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करती हैं ताकि जब उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, पूर्णकालिक रिसर्च करके एक अच्छा शोध कार्य समाज के सामने ला सकेंगे। अब मैं मेन बिंदु पर आना चाहूंगा। जो मैं समझता हूं, इस देश में काफी वर्षों से हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में एक बहुत बड़ी कमी रही है। 1980 में मैंने आपको बताया था, 1980 में 1 सितंबर को मैंने जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मेरे नियुक्ति पत्र पर यह लिखा गया था, सब्जेक्ट टू योर फर्स्ट क्लास इन एमएससी। उस समय लेक्चरर बनने के लिए केवल 50% मार्क्स चाहिए होते थे, लेकिन मेरे गाइड रेस्पेक्टेड मेहरोत्रा सर का यह रिक्वायरमेंट था। एक तो वो देखते थे कैंडिडेट थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एनीवे, दैट इज वन ऑफ द वे फॉर व्हाट शुड आई से, लुक द कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। आप पूरे समय फुल टाइम पीएचडी करेंगे विज्ञान में, तभी आप सार्थक परिणाम पा सकते हैं। दुख मुझे इस बात का है,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 साल पहले, केवल 10 साल पहले इसको आवश्यक किया है कि जितने भी पीएचडी स्कॉलर होंगे वो पूर्णकालिक होंगे, अंशकालिक नहीं होंगे, पार्ट टाइम पीएचडी नहीं हो सकेगी। मैं नहीं जानता कितनी इसकी पालना हो रही है, क्योंकि यूजीसी नियम बनाने में बहुत सरलता दिखाती है, लेकिन कभी भी यूजीसी ने किसी नियम को पूर्ण अनुशासन के साथ पालना करने में सफलता प्राप्त नहीं की है। यह मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी भी हो सकता है कि इधर पीएचडी साइंस में चल रही हो, उधर किसी स्कूल या कॉलेज में टीचिंग चल रहा हो। यदि यूजीसी ने यह एक मैंडेट जारी किया है, पीएचडी फुल टाइम ही होनी चाहिए। अब मैं अपने आप को पुराने संस्करण की तरफ ले जाना चाहता हूं। संस्मरण मैंने 1980 में ज्वाइन किया था, यानी 45 साल मुझे 1 सितंबर को पूरे हो जाएंगे। जिस प्रयोगशाला में मैंने काम किया था, एक विद्यार्थी वहां पे पार्ट टाइम पीएचडी उस समय नहीं कर सकता था। और मैं ये बता दूं, राजस्थान विश्वविद्यालय में इस लैब का, आदरणीय मेहरोत्रा सर की लेबोरेटरी का तो एक रिकॉर्ड था, एक भी विद्यार्थी पार्ट टाइम पीएचडी नहीं कर सकता, वो उसको प्रवेश देते ही नहीं थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उसको स्कॉलरशिप मिले विद्यार्थी को, ताकि वो फुल टाइम जस्टिफिकेशन कर सके रिसर्च के साथ। लेकिन उस समय जितनी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में दूसरी लेबोरेटरीज भी थी, मैं कहूंगा ज्यादातर लेबोरेटरीज में फुल टाइम पीएचडी होती थी। लगभग 90 रिसर्च स्कॉलर उस समय सुबह से शाम तक काम करते थे, तब जाके 4 या 5 साल में पीएचडी की डिग्री मिल पाती थी। और यह मैं विद्यार्थियों को बता दूं, यदि आप किसी अच्छे संस्थान में जाएंगे, चाहे आप सीएसआईआर की लेबोरेटरी में जाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं, एक बात मैं और बता दूं, एक आपके पास ऑप्शन और है। आप यदि एनईटी नेट की जगह जीएटी गेट क्वालिफाई करते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, तब आप आईआईटी में भी पीएचडी के लिए प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और आईआईटी में भी पीएचडी का जो स्टैंडर्ड है वो वही है जो किसी सीएसआईआर की लेबोरेटरी या देश की किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी का है। तो फ्रेंड्स, गेट या नेट क्वालिफाई करने के बाद स्कॉलरशिप प्राप्त करें और तब आप पीएचडी की तरफ प्रस्थान करें। और जब आप पीएचडी करें, आधे मन से कभी भी पीएचडी नहीं होती है। एक चीज निर्णय कर लीजिए, एमएससी में करनी है पीएचडी या नहीं करनी। आप पीएचडी में एंटर कर गए, उसके बाद आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप सिलेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं मेरा लेक्चरशिप में हो जाए, कहीं और। वो फिर रिसर्च के साथ भी अन्याय है, इस देश की स्कॉलरशिप के साथ भी अन्याय है, और इस देश की जनता के साथ भी अन्याय है। यदि आप रिसर्च करने जाते हैं, जब तक आपका प्रैक्टिकल पूरी तरह फिनिश नहीं हो जाता, तब तक आपको नौकरी के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। शुरू में मैंने कहा था, आप अच्छा संस्थान सेलेक्ट करेंगे, आप अच्छा गाइड सेलेक्ट करेंगे, आपका उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि रिसर्च का स्तर अच्छा होगा। रिसर्च का स्तर, यह मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, संस्थान पर तो निर्भर करता है। आप किस प्रकार के विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, आईआईटी से कर रहे हैं, या सीएसआईआर या डीएसटी की किसी लेबोरेटरी से कर रहे हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से कर रहे हैं, आईपीआर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च से कर रहे हैं, या एनसीएल पुणे से कर रहे हैं। गाइड पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि रिसर्च पीएचडी एक ऐसी डिग्री है जो गाइड के प्रीव्यू में ही होती है। किस तरह से गाइड आपको गाइड करके अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के बाद ही पीएचडी थीसिस सबमिट करवाएं, यह गाइड का एक पुनीत कर्तव्य होता है। और किसी भी आईआईटी में, किसी भी सीएसआईआर या डीएसटी की लेबोरेटरी में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बिना रिसर्च पब्लिकेशन के, यहां मेरा रिसर्च पब्लिकेशन से मतलब केवल आईएसएसएन जर्नल से नहीं है, जो आजकल पीएचडी के लिए एक बहुत भारी टीबी ट्यूबरकुलोसिस बन चुका है। आईएसएसएन जर्नल में आप अपना पेपर पब्लिश कर दीजिए, थीसिस सबमिट कर दीजिए। जी नहीं। फिर मैं आज से 45 साल पहले जाऊंगा, जब प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा सर की लेबोरेटरी में था। कोई स्टूडेंट 5 इंटरनेशनल जर्नल में जब तक उसके पेपर पब्लिश नहीं होते थे, थीसिस सबमिट नहीं कर सकता था। यह बात है। कई बार ऐसा होता है, पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं इन प्रेस, वो काउंट होगा। जब एक्सेप्ट हो गया तो पब्लिश होगा, चाहे 1 महीने के बाद हो या 3 महीने के बाद हो। लेकिन जब तक 5 या 6 अच्छे इंटरनेशनल जर्नल का मतलब विच हैव हाई इंपैक्ट फैक्टर, तब तक थीसिस सबमिट नहीं होती थी। और यही
किसी भी IIT या CSIR की लेबोरेटरी में होता है। दूसरा बता दूं, यदि आप रिसर्च ज्वाइन करें, रिसर्च का सबसे बड़ा गुण होता है कठिन परिश्रम, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिसने MSc की है वो जानता है कि MSc की डिग्री प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप विचार कर सकते हैं, जब आप PhD की बात कर रहे हैं कितना परिश्रम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं 4 वर्ष तक लगभग 10 या 12 घंटे आप नियमित रूप से काम करेंगे, तभी आप अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करके PhD की अच्छी डिग्री प्राप्त करके अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। पहला है कठिन परिश्रम। इसके साथ ही कहूंगा, नंबर 2 नहीं दूंगा, पेशेंस, धैर्य कितना है। रिसर्च का तात्पर्य यह होता है कि जो कुछ प्रपोज आप कर रहे हैं या आपके गाइड करवा रहे हैं, चलिए, जरूरी नहीं है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए। हो सकता है साइंस में जितना आप काम कर रहे हैं आपको पॉजिटिव रिसर्च प्राप्त करने में 2 वर्ष लग जाए। 2 वर्ष का पेशेंस, जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, यह रिसर्च स्कॉलर का सबसे बड़ा गुण होता है, कठिन परिश्रम और पेशेंस। तीसरा, आज का जो समय है, मैंने आपसे कहा पहले भी होती थी और UGC के अनुदेशों के बाद भी पार्ट टाइम PhD हो रही है। कंपटीशन का जमाना है। यदि आपको किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश करना है, आपको किसी अच्छी लेबोरेटरी में एज ए साइंटिस्ट जाना है, CSIR की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट B एंट्री लेवल पे आपको एंटर करना है, DST की लेबोरेटरी में जाना है, बार्क में जाना है, या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तब आपकी PhD नहीं देखी जाती, रिसर्च पब्लिकेशन देखे जाते हैं कि रिसर्च पब्लिकेशंस की क्वालिटी क्या है। यदि आप किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश करना चाहते हैं, यहां मैं IITs को बाहर रख रहा हूं, इसके बाद इसका स्पष्टीकरण करूंगा, तब आपके अच्छे शोध पत्र, आपने थीसिस में कितना भी अच्छा कार्य किया है, लेकिन यदि अच्छे शोध पत्र नहीं हैं, और वर्तमान समय में मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है, अच्छे शोध पत्र के लिए इंपैक्ट फैक्टर 8 या 9 से ऊपर ही होना चाहिए। यदि 8 या 9 से नीचे है तो वो सेटिस्फैक्टरी कहलाएगा, एक्सीलेंट नहीं कहलाएगा। एक्सीलेंट 6 या 7 रिसर्च पेपर यदि आपने 8 या उससे अच्छे इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश किए हैं, तभी आपके शोध पत्रों की कोई सार्थकता होगी, आपको नौकरी मिलने में थोड़ी आसानी रहेगी। यदि आप PhD डिग्री लेके बिना किसी पब्लिकेशन के या ISSN नंबर वाले किसी भी जर्नल में 10 रिसर्च पेपर लेके पहुंच जाएंगे, आप सिलेक्शन की आशा मत कीजिएगा। अब मैं आता हूं IIT पर। मैंने क्यों कहा था IIT में आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से लेक्चरर बनने के लिए केवल PhD पर्याप्त नहीं है। आप समझ रहे हैं कि PhD डिग्री प्राप्त करने में कितनी मेहनत होती है, जो मैंने स्पष्ट किया है। IIT में जाने के लिए PhD के बाद किसी फॉरेन कंट्री से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का होना बहुत जरूरी है। और मैंने आपसे बार बार इंफेटिकली यह बात की थी, यदि आप 6-7 अच्छे पेपर 8-9 कम से कम 8-9 इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश करेंगे, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिलेगी। और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में जो राशि होती है, यह मैंने GRF आपको बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,000 GRF 2 साल के बाद यदि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए तभी आपको SRF मिलती है 42,000। जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री एंड इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। यदि मैं कहूं कि साइंस की सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप कौन सी है, तो वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलोशिप है, जो आपको जर्मनी में मिलती है। उस फेलोशिप को प्राप्त करके जब आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करेंगे, तभी IIT में आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। मैं अपना खुद का उदाहरण बता रहा हूं। 1988 में मुझे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलोशिप मिली थी। उस समय में RPSC के माध्यम से 86 में सिलेक्ट हुआ था। 88 में मुझे जब हम्बोल्ट फेलोशिप मिली थी, तब ब्यूरोक्रेसी के कारण मैं उस फेलोशिप से वंचित रह गया था। मैंने डायरेक्टरेट में जाकर डायरेक्टर सर से यह निवेदन किया था कि यह बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप मुझे मिली है, मुझे आप 2 वर्ष का अवकाश दे दीजिए। तब मुझे सीधा यह कहा गया था, आपकी सर्विस के 2 वर्ष हो गए, लेकिन आपके कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं निकले, इसलिए आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती। मैंने कहा मुझे किसी तरह की तनख्वाह नहीं ले रहा, मुझे केवल मात्र लीव चाहिए
ये यदि मैं वापस लौट के आऊंगा तो शायद कॉलेज शिक्षा के लिए भी एक आभूषण का काम करे। नहीं छुट्टी मिली थी और मेरे में भी एक मैं कमी कहूंगा, मुझे तुरंत त्याग पत्र देके चले जाना चाहिए था। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सका था। परमानेंट नौकरी मिलना उस समय भी इतना आसान नहीं था। आरपीएससी के सिलेक्शन के बाद त्याग पत्र देने की मैं हिम्मत नहीं कर पाया। उसी समय मैंने आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फेलोशिप। पूरी तरह कोई इंटरव्यू नहीं, उस समय तो इंटरव्यू होने का कोई प्रावधान भी नहीं था ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोई पैसा देके जाएगा नहीं और जर्मनी में आपको इंटरव्यू के लिए कोई बुलाएगा नहीं। पब्लिकेशन के बेस पे ही सिलेक्शन होता था। उस समय जो मेरे इनऑर्गेनिक केमिकल एक्टा में पूरी एक पेपर की सीरीज पब्लिश हुई थी, शायद वही मेरे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फेलोशिप मिलने का कारण बनी थी। एनीवे, मैं नहीं जा पाया था। उसी समय मैंने जब आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया, चूंकि मेरा, माफी के साथ कह रहा हूं, अभिमान ना समझे, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास कैरियर है और मुझे एमएससी में नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके लिए कहीं अप्लाई नहीं किया जाता, स्वयं यूनिवर्सिटी से नाम लिए जाते हैं और वो स्कॉलरशिप दी जाती है। जब आईआईटी से मुझे कॉल लेटर नहीं आया, तब मैं एकदम अचंभित हो उठा था और मैंने आईआईटी में पत्र व्यवहार किया, रजिस्ट्रार महोदय को लिखा। तब जो उनका उत्तर आया था वो मैं अक्षर से बता रहा हूं, योर पब्लिकेशंस आर एक्सट्रीमली गुड, you are throughout first class, you meet all the criteria of any IIT in the country, but you don't have any postdoctoral fellowship experience। यानी मुझे किसी फॉरेन कंट्री में पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे आईआईटी में कॉल लेटर ही नहीं दिया गया था। तो यदि आपको आईआईटी में प्रवेश करना है तो पीएचडी के बाद किसी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या यदि आपको भी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फेलोशिप मिल जाए, आप भाग्यशाली होंगे। मित्रों, अच्छी रिसर्च का मतलब केवल सुंदर बाइंडिंग वाली पीएचडी नहीं। अच्छी पीएचडी का मतलब ऐसी पीएचडी है आज के जमाने में जहां आपने कम से कम न्यूनतम 8 इंपैक्ट फैक्टर वाले 5 या 6 पेपर पब्लिश किए हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, यदि 8 इंपैक्ट वाले आपके 5 या 6 पेपर हैं, कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी आपको लेक्चर के पोस्ट पर सेलेक्ट करेगी। पोस्ट डॉक्टरल के लिए हो सकता है 6 की जगह 8 पेपर हो, लेकिन यदि आपके 8 से ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर वाले 8 पेपर हैं या 10 पेपर हैं, दुनिया की अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फेलोशिप भी आपको मिल सकती है, जो सबसे बड़ी है। मित्रों, आज सोचा क्यों ना कुछ ऐसे विचार शेयर करूं जिससे बीएससी और एमएससी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक रिसर्च का मार्ग प्रशस्त हो। जब हमारे यहां जिस दिन फुल टाइम पीएचडी कर दी जाएगी और पीएचडी के लिए कंडीशन लगाई जाएगी, जब तक आपके 4 या 5 पेपर कम से कम 5 इंपैक्ट फैक्टर या 4 इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में नहीं है, आप थीसिस सबमिट नहीं कर सकते। जिस दिन यह कंडीशन लग गई, उस दिन हमारे यहां जो रिसर्च होगी वो इनोवेटिव रिसर्च होगी और हमारी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की श्रेणी में आकर खड़ी हो जाएंगी। ये एक बहुत छोटी सी यात्रा मैंने बीएससी और एमएससी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बताई है। आशा है आपके लिए लाभप्रद रहेगी। इसी आशा के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। नमस्कार।